द ब्रिटिश इन बंगाल फ्रॉम ट्रेड टू इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि बंगाल में व्यापार करते हुए ब्रिटिशर्स किस तरह से वहां के इनडायरेक्ट रूलर्स बन जाते हैं। तो अंग्रेज इंडिया में आए तो थे व्यापार करने के लिए, पर बाद में धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना शासन शुरू कर दिया और एक समय पर पूरा इंडिया उनके शासन के अंडर हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स का जो रूल इंडिया में एस्टेब्लिश होता है उसकी शुरुआत होती है बंगाल से। तो यहां पर हम जानेंगे कि किस तरह से बंगाल में व्यापार करते हुए ब्रिटिशर्स वहां के रूलर्स बन जाते हैं। तो बंगाल तो पहले से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था इंडिया में। वहां की लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से वहां पर फार्मिंग भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा वो समंदर के किनारे है, जिसकी वजह से वहां से समंदर के रास्ते व्यापार भी अच्छे से चलता था। तो ब्रिटिशर्स बंगाल में अपना व्यापार और बढ़ाना चाहते थे, वहां पर वे अपनी पोजीशन और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। और किस तरह से वे वहां पर अपना व्यापार बढ़ाते हैं और बाद में वहां के वे रूलर्स किस तरह से बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द ब्रिटिश बिल्ट देयर फर्स्ट फैक्ट्री ट्रेडिंग सेंटर इन बंगाल in 1651. In 1717, Emperor Farooq Shear allowed them to trade freely in Bengal, Bihar, and Odisha, and allowed them to also lease other areas around कोलकाता। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपने सबसे पहली फैक्ट्री 1651 1651 में एस्टेब्लिश की थी, जिसके बाद वे वहां पर व्यापार कर रहे थे। और उनके बाद 1717 में जो मुगल एम्परर हुआ करते थे फारूक शियर, उनके पास से उनको परमिशन मिलती है बंगाल, बिहार और ओडिशा में फ्रीली ट्रेड करने के लिए। यानी कि ब्रिटिशर्स एन्युअली 3000 रुपया मुगल एम्परर को पे किया करते थे, जिसके बदले में पूरा साल उस कंपनी को वहां पर बिना किसी और टैक्स के ट्रेड करने की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा इसके पहले हमने देखा था कि 1698 और 99 में जो बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे अजीम उस शान, उनके पास से ब्रिटिशर्स ने 3 गांवों की जमींदारी खरीदी थी, जो कि थे सुतनुती, गोविंदपुर और कालीघाट। वो 1200 रुपये देकर उन 3 गांवों की जमींदारी उन्होंने खरीदी थी। जिसके बाद उन्होंने वहां पर फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया था और फोर्ट विलियम के आसपास कॉलोनी बसाकर एक समय पर वहां पर कलकत्ता सिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो अजीम उस शान कौन हुआ करते थे और एम्परर फारूक शियर कौन हुआ करते थे, इनके बारे में ब्रीफली जाने। तो मुगल एम्परर्स में जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बनते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब वहां के रूलर हुआ करते थे। तो जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिशर्स को परमिशन मिली थी, उसी तरह औरंगजेब के टाइम पे फ्रेंच लोगों को परमिशन मिलती है। औरंगजेब के बाद कई सारे मुगल रूलर्स आते हैं, उन्हीं रूलर्स में से एक हुआ करते थे फारूक शियर। तो फारूक शियर मुगल रूलर थे। उस समय तक ब्रिटिश ऑलरेडी इंडिया में व्यापार कर रहे थे। एक समय पर फारूक शियर की जब हेल्थ अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो एक ब्रिटिश सर्जन ने, एक ब्रिटिश डॉक्टर ने अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट किया था, जिसके बदले में कहा जाता है कि फारूक शियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा में 3000 रुपया एन्युअली पे करने के बदले में पूरा साल विदाउट एनी एडिशनल टैक्स ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। उसके अलावा अजीम उस शान की बात करें तो वे मुगल एम्परर के सूबेदार हुआ करते थे बंगाल में। पर अजीम उस शान के बाद जब उनके बेटे मुर्शिद कुली खान बंगाल के सूबेदार बनते हैं, तो उस समय पर मुगल एम्पायर क्योंकि कमजोर हो चुका था, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऑलरेडी वैसे ही कमजोर थे, तो अजीम उस शान के बेटे मुर्शिद कुली खान ने मुगल एम्पायर से अलग होकर अपना स्वतंत्र शासन बंगाल में शुरू कर दिया था। और इस तरह से मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब बन गए थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान एक समय पर बहुत ही ताकतवर रूलर हुआ करते थे। और अलीवर्दी खान जब तक वहां के शासक थे तब तक तो सब अच्छा चल रहा था। पर अलीवर्दी खान के बाद जब अलीवर्दी खान के ग्रैंड सन, उनके पोते सिराज उद दौला जब बंगाल के नवाब बनते हैं, उस समय से हमें ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है।
तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल में कुछ इस तरह से फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी। आप यहाँ पर ब्रिटिशर्स के समय की इंडिगो फैक्ट्री देख सकते हैं। उसके अलावा फारूक शेर, जिन्होंने की फरमान जारी करके ब्रिटिशर्स को विदाउट एनी एडिशनल टैक्स बंगाल, बिहार और ओडिशा में व्यापार करने की परमिशन दी थी। आफ्टर 1740 द ब्रिटिश फोर्टिफाइड देयर फैक्ट्री फोर्ट विलियम एंड देयर रिलेशंस विथ सिराज उद दौला द नवाब ऑफ बंगाल स्ट्रेंड। तो 1740 के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्ट विलियम को और ज्यादा फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो उसके आसपास और ज्यादा किलेबंदी करने लगे थे। अब उस समय पर बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराज उद दौला, जो कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। अब सिराज उद दौला को यह सब पसंद नहीं था। उसके अलावा पहले जब फारूक शेर के द्वारा जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको एनुअली 3,000 रुपया पे करने के बदले में जो फ्रीली ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कई सारे कंपनी के ऑफिशियल्स प्राइवेटली भी ट्रेड करते थे, और जो वो प्राइवेट ट्रेड करते थे उसका भी वो कोई भी टैक्स नहीं देते थे। जबकि मुगल एम्परर ने तो सिर्फ कंपनी के नाम पे टैक्स नहीं देने की परमिशन दी थी, जो कि प्राइवेट मर्चेंट्स थे उन व्यापारियों को तो पे करना ही था टैक्स। पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स मुगल एम्परर की जो परमिशन थी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वो प्राइवेट ट्रेड में भी कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे, जिसकी वजह से नवाब को और जो एम्परर थे उन लोगों को काफी ज्यादा टैक्स में नुकसान हो रहा था। ऊपर से ब्रिटिशर्स यहाँ पर फोर्ट विलियम की और ज्यादा किलेबंदी कर रहे हैं, जो कि सिराज उद दौला को पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि क्योंकि ये किंगडम उनका है तो उनके किंगडम में उनका ही फोर्ट होना चाहिए। अगर कोई और वहां पर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह किलेबंदी कर रहा है तो वो बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से सिराज उद दौला इन्वेडेड फोर्ट विलियम ऑन जून 15, 1756 एंड डिफीटेड द ब्रिटिश। और इन सारी बातों की वजह से सिराज उद दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में संघर्ष बढ़ जाता है। और एक समय पर आकर सिराज उद दौला उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से निकलते हैं, और जून 15, 1756 में वो ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट हुआ करता था फोर्ट विलियम, उस पे अटैक कर देते हैं। और क्योंकि सिराज उद दौला के पास उस समय पर आर्मी बड़ी हुआ करती थी तो सिराज उद दौला ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह हरा दिया। और कहा जाता है कि जब सिराज उद दौला ने ब्रिटिशर्स को वहां पर कैप्चर किया तो फोर्ट विलियम के नीचे एक डंजन हुआ करता था जिसे कि ब्लैक होल के नाम से जाना जाता था। उस ब्लैक होल में बहुत ही कम स्पेस थी, बहुत ही कम जगह थी, जहां पर कई बार जो काफी ज्यादा खूंखार कैदी हुआ करते थे उनको रखा जाता था। तो उस डंजन में सिराज उद दौला ने करीबन 146 ब्रिटिश कैदियों को उसमें डाल दिया। जिन भी ब्रिटिश सोल्जर्स को उन्होंने कैप्चर किया था, कैद किया था, उन सभी को उस डंजन में जगह ना होते हुए भी उन्होंने एक साथ 146 ब्रिटिशर्स को उसी ब्लैक होल में वो कैद करके डाल देते हैं। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे देखा जाता है तो 146 में से जो बहुत सारे ब्रिटिश कैदी थे वो सफोकेशन की वजह से, क्योंकि वहां पर बहुत ही छोटी जगह थी, छोटी सी जगह में इतने सारे कैदियों को भर भर के रखा गया था, तो सफोकेशन की वजह से करीबन 123 ब्रिटिशर्स वहां पर मर जाते हैं। 123 ब्रिटिशर्स वहां पर मर जाते हैं। उसके बाद सिराज उद दौला अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को वापस चले जाते हैं, और उनके जो एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हुआ करते थे मानिक चंद, उनके हाथ में वो कलकत्ता का जो चार्ज है वो सौंप देते हैं। फोर्ट विलियम और उसके आसपास का जितना भी एरिया था जिसे हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, वो मानिक चंद के हाथ में सौंप कर सिराज उद दौला वहां से अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। पर अब, और क्योंकि मानिक चंद वहां पर उस समय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो जितने भी कुछ ब्रिटिशर्स जिंदा बचे थे उनमें से कुछ वहां पर फोर्ट विलियम की साइड में जो हुगली रिवर हुआ करती थी उसके रास्ते से एस्केप कर जाते हैं, वे वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। और इस तरह से यह जो ब्रिटिशर्स पे अटैक की न्यूज थी वो एक समय पर जाके
जो चेन्नई यानी कि मद्रास में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनके पास पहुंच जाती है और वहां से रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर निकलते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स और सिराज उद दौला के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होना तय था, जो कि आगे हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के तौर पे।